हेलो एवरीवन, जैसे कि सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ 15 डेज़ का टाइम रह गया है। तो 15 डेज़ में आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ें कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपकी क्लास लूँगी टीयर 2 की, जिसमें मैथमेटिक्स की पहले क्लासेस होंगी, उसके बाद रीजनिंग की क्लासेस होंगी। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के लिए आपके पास सिर्फ फेब का ही टाइम है, उसके बाद मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो हार्डली 15 डेज़ में प्रिपरेशन कंप्लीट कैसे करें। तो अभी जो मैंने पैटर्न तैयार किया है वो ऐसा है कि जो भी क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी आते थे ज़्यादा मार्क्स के, उनमें से मैंने टॉपिक्स को चूज़ किया है और उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स अगर आप रिवीजन कर लेंगे, उसके सारे टाइप्स कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि उसमें से देखा कि मेंसुरेशन के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, सिंप्लीफिकेशन के, और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने चूज़ किए, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में वही वाले चूज़ किए हैं। मतलब चैप्टर्स चूज़ करने के बाद हमने क्वेश्चंस उसमें से चूज़ किए हैं और वो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाएंगे। मैं अंजलि शर्मा अब आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ कि अपना पैटर्न सबसे पहले बताऊँगी, उसके बाद कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने किस तरीके से सेट तैयार किए हैं आपको ये दिखाएंगे, और फिर उसके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2012 से लेके 2021 तक, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज लिए हैं और उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है। प्रैक्टिस सेट पेपर 1 में टीयर 2 में मैंने एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए थे और अब मैं आपको वो वाला टॉपिक के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब देखिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में एरिया वॉल्यूम के आए हुए हैं, मैंने उनको इस तरीके से असाइनमेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, और इस तरह के तरीके से मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनका एक पैटर्न तैयार किया। और बेसिक पैटर्न तैयार करने के बाद अब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ। देखिए जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस भी टॉपिक हमारा जो है वो हमने लिया है टॉपिक मेंसुरेशन, यानी एरिया ऑफ वॉल्यूम के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहले मैं 5 टॉपिक्स ऐसे चूज़ करूँगी जिसमें 2-3, 2-3, 2-3 या 3-4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, वो टॉपिक चूज़ करूँगी। उसके बाद कंबाइंड प्रैक्टिस सेट पेपर कराऊँगी। तो प्रैक्टिस सेट 1 में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, प्रैक्टिस सेट 2 में मेंसुरेशन के वो क्वेश्चन लिए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनका एक पैटर्न बना लिया। तो अब हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 10 क्वेश्चन हम आपको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये बताएंगे। वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में one side of a rectangular field is 15 meter and one of its diagonal is 17 meter. Find the area. अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या क्या गिवन है। देखिए ये भी आपको वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझा रही हूँ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल, ये डायगोनल 17 दिया है, 17 मीटर, और एक साइड इसकी दी है 15 मीटर। तो आपको निकालना है इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लास्ट क्लास में बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है L इंटू बी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। अब देखिए एक चीज़ अगर आप याद कर सकते हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर डायगोनल 17 है और बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी वैल्यू अगर 15 है तो ये 8 आता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये 3 है, सॉरी ये आपका 5 है और ये 3 या 4 है, या ये 3 हो या ये 4 हो।
तो आंसर हमेशा 5 आता है। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। तो ये चीज़ आप लर्न भी कर सकते हैं। अगर डायगोनल अगर 17 है, ये 15 है, तो ये 8 आएगा ही आएगा। लेकिन अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उस पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 17 स्क्वायर, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ये आप मान लीजिए, ये अगर लेंथ ले लें, ये ब्रेथ ले लेंगे, बी ले लें, तो यहाँ पे बी स्क्वायर कर लें प्लस 15 स्क्वायर। अब 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट मीन्स 8 आ गया। ठीक है, तो 8, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 8 इंटू 15, दैट विल बी इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। ये वाला आंसर आपका, फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अगर परपेंडिकुलर आपका या बेस में से कोई भी अगर वैल्यू 15 दी है और डायगोनल अगर 17 दिया है तो आप डायरेक्ट उसको 8 लिख सकते हैं। ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन में, if each side of a square is increased by 25%, find the percentage increase in its area। अब इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, शॉर्टकट एक फॉर्मूला है वो लगाते हैं। फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया या डिक्रीज इट्स एरिया इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला किस में लग सकता है। अगर यहाँ स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर में भी लगेगा, रेक्टेंगल में भी लगेगा, ट्रायंगल में भी लगेगा। जो मैंने एरिया टॉपिक पढ़ाया उसमें बताया है कि किस में लगेगा, वो एक सेपरेट एक टॉपिक था। ठीक है, तो इसमें अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो आपको पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज होगी तो नेगेटिव लेना है। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। देखिए इंक्रीज हो रहा है तो एक ए और बी दोनों इक्वल लेने पड़ेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल होता तो एक को ए लेते, बी दूसरे ब्रेथ को बी ले लेते। ठीक है, बट ये स्क्वायर है तो एक को ए ले लेंगे और बी दोनों सेम लेंगे। तो ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया और इसे पुट कर देंगे। 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 50 प्लस। अब देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 625 का स्क्वायर 625 होता है, 625 बाई 100 हो गया। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 6.25 मीन्स 56.25। अब आंसर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये आंसर निगेटिव आता तो डिक्रीज होता। ठीक है, तो 56.25 ए वाला आंसर इसका करेक्ट है। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड डिक्रीज्ड एरिया। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें फॉर्मूला कैसे सेम लगेगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रेडियस है सर्कल की, ठीक है, उसमें स्क्वायर था, इसमें भी ए बी हमें इक्वल ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब लेकिन यहाँ पर डिक्रीज है तो दोनों वैल्यू निगेटिव लेनी पड़ेंगी। ए बी आपका हो जाएगा -50, बी -50 और दोनों वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो -50 प्लस -50 इंटू -50 बाई 100। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया -100, इन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ 25।
ठीक। -100 प्लस 25, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -75। -75 मीन्स हो गया 75% डिक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आंसर आया है तो डिक्रीज होगा। तो 75%, इसका देखिए सी आंसर करेक्ट है, ये सी लिखा हुआ है, तो सी आंसर करेक्ट है, 75% डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाई। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे एक रूम ले लीजिए आप, ठीक, रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, इसका मतलब है कि रूम क्या है, एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा डायगोनल होती है, ठीक। तो रूम में डायगोनली अगर हम कोई चीज़ रखें तो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी। तो हमें क्या निकालना है, अभी लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें हमने सीधा लिखाया था, अगर हम एक फिगर बना लें सिंपल सा कि ये एक क्यूबॉइड है और इसमें एक लॉन्गेस्ट पोल की रखनी है, यहाँ से यहाँ तक रखनी पड़ेगी, ये लॉन्गेस्ट पोल हो गया, डायगोनल हो गया ये, ठीक है। तो लेंथ इसकी हो गई 12, ब्रेथ हो गई 8 और ये 9, सब में मीटर लगा लीजिएगा, ठीक। अगर आप ये फिगर नहीं भी बनाते तब भी आपका आंसर निकल आता, क्योंकि डायगोनल का सिंपल फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। अब L लेंथ हो गई 12² प्लस 8² प्लस 9², 12², ठीक है। अब इसे हमें सिंपल सॉल्व करना है, 144, 8² 64 प्लस 81, और इनको हम टोटल कर देंगे, 4, 4, 8 और 9, 289, और 289 होता है 17, इसका स्क्वायर रूट 17 हो गया, तो 17 मीन्स इसका देखिए बी आंसर करेक्ट है, 17 मीटर का पोल होगा जो लॉन्गेस्ट पोल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल डिक्रीज बाय 40 एंड इट्स बेस इज इंक्रीज्ड बाय 40। अब देखिए क्वेश्चन में ट्रायंगल लिया है और इसमें जो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाली वैल्यू को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, इंक्रीज वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, फॉर्मूला हमें सेम ही यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए कि A आपका हो गया 40 डिक्रीज है, -40, B इंक्रीज है +40, और अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा, नहीं तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सीधा हमने लगाया A प्लस B प्लस AB बाई 100 -40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 बाई 100, 0 0 कैंसिल, ये दोनों कट गए, यहीं पर कैंसिल हो गए, 16। अब 16% क्या होगा आंसर, एक चीज़ यहाँ पे -40 आएगा और आंसर निगेटिव आएगा, क्योंकि A की वैल्यू -40 है। तो देखिए 16 दो आंसर है, बट एक इंक्रीज दिया एक डिक्रीज दिया, अब इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो A की वैल्यू है वो -40 है, ठीक। तो जब -40 हमने रखा तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई माइनस में आया, तो -16% आया, दैट मीन्स 16% डिक्रीज वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आंसर माइनस में आया। तो 16% डिक्रीज मतलब बी वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट है, 16% डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अ व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशंस इन कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक व्हील है, अगर वो 1000 बार घूमता है तो 88 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि व्हील है एक, और जिसमें इसकी रेडियस को सपोज हम R मान लें, और ये 1000 बार जब चलेगा,
ठीक है, तो 88 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स कि पहले हम निकाल लें कि एक रेवोल्यूशन की लेंथ अगर हम निकाल लें तो वो उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन की लेंथ। ठीक है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, 1000 रेवोल्यूशंस में डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर्ड 88 किलोमीटर। तो 1 रेवोल्यूशन में कवर कितनी करेगा, 88/1000। लेकिन ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 88 मीटर जो डिस्टेंस है वो एक रेवोल्यूशन की है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का यानी कि सरकमफेरेंस जो है, यानी कि परिधि जिसको कहते हैं, वो 88 मीटर है। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, तो रेडियस निकालना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दें, c = 2πr, और सिंपल इसे सॉल्व कर लें हम। c = 2πr और c आपने 88 निकाला है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दें और रेडियस हमारी निकल आएगी। तो इससे हमारी जो रेडियस निकलेगी वो क्या निकलेगी, 88 × 7/22 × 2। मतलब ने क्या किया कि इसको इसके नीचे ले गए, तो ये 22/7 था, 7/22। ठीक, अब इसे कट कर दीजिए, 22 और ये कैंसिल हो गया। रेडियस हो गई 14 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था तो आंसर भी मीटर में आएगा, तो 14 मीटर बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट 110 मीटर बाय 65 मीटर हैज ग्रेवल path 2.5 meter wide all around it on the inside। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि दिया क्या है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ग्रास लगी है इस पे, ठीक है, और जिसमें लेंथ दी है और ब्रेथ दी है। लेंथ 110 मीटर, ब्रेथ 65 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया है, 2.5 मीटर का पाथ बनाया है। 2.5 मीटर का पाथ बना दिया। ठीक है, 2.5 मीटर का पाथ बना दिया है इसमें। तो ये डिस्टेंस 2.5 है, ये लिख दिया हमने। ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। अब एक चीज़ ये समझने वाली है कि ये वाला पाथ बनाया गया है ऐसे, ग्रेवलिंग पाथ है ये, ठीक, टहलने के लिए बना देते हैं ना, साइड में बीच में घास लगा दी। तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए 2.5 + 2.5 यानी कि 5, तो इंटरनल लेंथ कितनी हो जाएगी, 65 - 5, तो 65 - 5 हो जाएगी, यानी 60 लेंथ हो गई ये वाली। ये लेंथ कितनी हुई, 60 मीटर। और दूसरी ब्रेथ भी ऐसे ही 5 माइनस कर देंगे, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 65 - 5, सॉरी ब्रेथ तो हमने निकाल ली थी, लेंथ ही हो जाएगी, इसमें से 5 माइनस करेंगे, 110 - 5 ये हो जाएगी 105। ठीक है, तो ये 105 मीटर लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले पाथ का एरिया निकालना है और उसको 0.80 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कॉस्टिंग आ जाएगी। मतलब इसमें कॉस्ट कितनी आएगी इसकी ग्रेवलिंग करने में, क्लियर। तो अब इसके चारों तरफ की कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो पाथ का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाथ का एरिया कैसे होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो ये निकल जाएगा पाथ का एरिया। ठीक है,
तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर एरिया ऑफ फील्ड माइनस इनर एरिया ऑफ फील्ड। तो आउटर एरिया मतलब 110 इंटू 65 माइनस इनर एरिया, तो ये कितना होगा 105 इंटू 60। अब इसे हम सिंपल सॉल्व कर दें, जो भी आएगा पाथ के एरिया इसको 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्टिंग निकल आएगी। अब इसको माइनस करते, पहले मल्टीप्लाई कर लें इसको, 0 आ गया, ये आ जाएगा इसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, 0 आया, 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 7150 में से 6300 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 850 आ जाएगा, यानी 850 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में था ना, तो 850 मीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा। अब इसकी कॉस्टिंग निकालनी है, क्या निकाला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ। तो हो जाएगा कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ पाथ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग पाथ 850 इंटू 0.8, 80 पैसा, 0.80। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें इसको, 0 0 680 रुपीज़ की कॉस्टिंग आएगी ग्रेवलिंग करने में। तो इसका आंसर है बी आंसर करेक्ट है, 680 दिया है यहाँ। ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, वन साइड टेकन 5% इन एक्सेस एंड अदर 4% इन डेफिसिट। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे कि एक चीज़ तो बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, डेफिसिट मतलब डिक्रीज होना। तो फाइंड द एरर परसेंट एरिया, सेम फॉर्मूला, परसेंटेज का क्या लगा देंगे हम, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 और a इक्वल्स टू 5% एक्सेस मतलब बढ़ा हुआ और डेफिसिट मतलब b की वैल्यू -4, आगे इसे पुट कर दें, 5 -4 प्लस 5 इंटू -4 बाई 100, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 5 4 जा 20 बाई 100 मीन्स 1 माइनस 0.2। ठीक है, 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 0.8% आ गया, पॉजिटिव आंसर आया, तो इसका ए आंसर करेक्ट है, 0.8%। क्लियर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूम 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, एक कमरा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी है, उसमें टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, और टाइल्स लगाने हैं, स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, मतलब वो टाइल्स जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। तो निकालना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे जो पूरे फ्लोर को कवर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में
अलग क्या है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है ये? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर टाइल का हमें लेंथ दे दें, टाइल की लेंथ अगर दे दें या टाइल की लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दें, अगर स्क्वायर है तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में तो क्वेश्चन इजीली निकल जाता है। बट अगर टाइल की लेंथ ही ना दी हो तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ये लगता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको क्या करना है कि पहले तो 5 मीटर 44 सेंटीमीटर सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो लेंथ आपकी हो गई 544 सेंटीमीटर, ऐसे ब्रेथ हो जाएगी 374 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब एरिया फ्लोर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें साइड ऑफ द टाइल भी निकालना है। तो साइड ऑफ द टाइल अगर ना दी हो तो आपको क्या करना है? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। साइड ऑफ टाइल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ ऑफ 544 एंड 374। अब इनका हम एचसीएफ निकाल लें सबसे पहले, ठीक है। 2 से कट किया, अब ये 17 से कट हो जाएगा, यानी इसका जो HCF हो गया वो 2 इंटू 17 का मतलब 34 HCF हो गया। 34 HCF मिस हो गया, जो एरिया साइड ऑफ टाइल हो गया वो एक 34 है, ठीक है। साइड ऑफ टाइल 34 है, क्योंकि स्क्वायर टाइल है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों जब इक्वल होंगे तो आप कैसे करोगे इसे कि नंबर ऑफ टाइल्स बताने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 544 इंटू 374, और एरिया ऑफ टाइल क्या होगा? 34 इंटू 34, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए पहले इसे हम 2 से कट करेंगे, ठीक है। इसे भी हम 2 से कट कर दें, ये हो गया 11, और ये कितना होगा? 16 इंटू 11, 176, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया है, और इसका ए आंसर करेक्ट है। देखिए ए दिया है यहाँ पे, ए आंसर करेक्ट है। लेकिन आप एक काम और इसमें कर सकते हैं कि जब आपने HCF निकाला था तो HCF के बाद जो वैल्यू बचेगी इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सब लिखने करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उसी कंडीशन में लगेगा जब आपको साइड ना दी हो, टाइल के साइड ना दी हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप बाय विच अ काउ मस्ट बी। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये देखिए समझ लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, एक गाय है, उसके गले में एक रस्सी बंधी है, ठीक, और रस्सी की लेंथ हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। लेकिन ये काऊ यहाँ बांध दी है। अब इतनी बड़ी लेंथ है तो जितना वो कवर करेगी, जहाँ जहाँ वो जा सकेगी वो वहीं वहीं तो खाएगी। मतलब एक सर्कल का फॉर्म ले लेगी वो, कि गाय है तो उसको घास अगर खानी है तो चारों तरफ वो घूम रही है और पूरी घास खा रही है, यानी एक सर्कल के फॉर्म में फिगर बनेगा, ठीक है।
तो अब इसका एरिया दिया कि वो गाय मतलब जो भी घास खाती है तो वो उसका एरिया हो गया। तो इसका एरिया दिया है कितना, एरिया दिया है 9856 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी ये इसका एरिया दिया है और आपको क्या बताना है कि लेंथ ऑफ रोप का मतलब रेडियस निकालनी है कि गले में जो रस्सी बंधी है उसकी लेंथ कितनी होगी। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और जो एरिया दिया है वो है 9856 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। मतलब पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी, 22/7। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856 इंटू 7/22। ठीक है, अब इसे हम 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 = 8 16। ठीक है, और ये 2 से कट कर दिया। अब इसको हम 11 से डिवाइड कर दें तो अगर हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 448। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 448। ठीक है, अब 448 इंटू 7 तो 448 के अगर हम फैक्टर कर लें और उसके दो के पेयर बना लें तो रेडियस हमारी निकल आएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, 448 के फैक्टर यहाँ पे बनाते हैं। 448 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर दें। देखिए ये बन गए फैक्टर। ठीक है, तो आप कितने 2 हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 तो 2 हो गए और 1 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 तो 2 हो गए और एक 7 और एक 7। ये देखिए 2 के पेयर बनेंगे यहाँ से, तो 1 2 है तो यहाँ लिखना है ये 2 और ये 7। तो कितना हो गया 56। रेडियस जो हो गई 56 मीटर, यानी कि इसका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने जैसे एरिया और वॉल्यूम के आपके 10 क्वेश्चन लिए थे और 10 को मैंने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे मैंने क्या किया, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो उनके टॉपिक को पहले लिया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आए, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं उन टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो कर लीजिए आप रिवीजन, क्योंकि 15 दिनों में इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। कुछ दिन हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी और कुछ दिन हम रीजनिंग की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। ऑल द बेस्ट।